यस। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो एप्लीकेशंस के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में। फर्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। देखो मेटल्स का मतलब क्या होता है। मेटल्स का बच्चों मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर को शो करते हैं, वो इजिली बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को होल्ड करते हो। ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि ए से A+1 में कन्वर्ट होना। ठीक है। और रिलीज करना बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन या फिर आपके nth इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने यहाँ पे nth इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स आपने लिखे हैं, तो जो चार्ज होगा आपका यहाँ पे एक के ऊपर चार्ज वो आपका क्या होगा +n। ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही बेटा चार्ज आपको इसके ऊपर दिखाई देगा न्यूट्रल एटम से अगर हम रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होल्ड करने के लिए बेसिक पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आपका इजीली रिलीज होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का बेसिक ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज इजिली। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपका इजिली लूज होना चाहिए। तो इजिली लूज बच्चों किसका होगा, जिसके साथ बच्चों न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इनके साथ बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वीक होना चाहिए। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने का मतलब बच्चों जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी। ठीक है। एटम का जो साइज होगा वो आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो अब आपको पता है कि पीरियोड टेबल के अंदर जब बच्चों हम लोग लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करते हैं तो साइज आपका छोटा होता है। ठीक है। साइज आपका छोटा होता है। लेकिन यहीं पे बच्चों अगर हम टॉप टू बॉटम अगर ट्रेवल करते हैं तो साइज जो होता है वो आपका इंक्रीज होता है। ठीक है। बिल्कुल आंसर पता चल गया होगा। तो जो लेफ्ट मोस्ट साइड बच्चों जो एलिमेंट्स होंगे मतलब एस ब्लॉक वाले, ठीक है, जनरली तो एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज बिल्कुल करते हैं, जो अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर को शो करते हैं, जिसका जो मैथमेटिकल रीजन बच्चों आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। यस। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है। तो वहां से ही ये रीजन आप यही आपका जो एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी एलिमेंट इजिली ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कौन करता है। ठीक है। और कौन से बच्चों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इजिली रिडक्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं डिफरेंट कंडीशन वो ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शन को भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स मेरे पढ़े हैं, आप देख सकते हो वहां पे जहाँ पे हमने इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म डिस्कस किया है। ठीक है। उसको आप वहां पे देखो तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। यस। नीट और आपके में एक ही कॉन्सेप्ट होता है जो मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक का। तो ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों वही है कि जब जैसे कोई एलिमेंट ए है, ये इजिली बच्चों क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इसके पास पॉजिटिव चार्ज आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाए। तो एक कन्वर्जन होता क्यों है, होता इसलिए है बिकॉज बच्चों ए के कंपैरिजन में जो A+ की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, तभी आपका ये जो केमिकल रिएक्शन होगा इजिली आपका फीजिबल होगा। रिडक्शन का मतलब बच्चों ये है कि जैसे अपन बात करते हैं हेलोजेंस वगैरह की, तो बच्चों वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं, है ना, जिसकी प्रॉपर्टी बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहेवियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि बच्चों क्लोरीन के जो आपके प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस हैं वो आपकी डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ा इन्फिनिटी पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इजिली अट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो क्लोरीन का आपका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है
वो बच्चों नोबल गैस की तरह हो जाएगा। मतलब Cl- इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन के कंपेरिजन में Cl- मोर स्टेबल क्यों है? आंसर बच्चों बहुत क्लियर है कि Cl- जो है ना वो आपके नोबल गैस की तरह इसने कंफ्यूजन को एक्वायर्ड किया है। मैं पूछूं बच्चों कि सपोज सोडियम एंड सोडियम प्लस दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम प्लस। ठीक है। मैं पूछूं बच्चों यहाँ से कि फ्लोरीन और F- दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, F- होगा, है ना, क्योंकि इनका जो नेचर है बच्चों कि पी ब्लॉक्स जो एलिमेंट्स उनका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है जो आपके न्यूक्लियस बच्चों डोमिनेट करते हैं, तो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं और अपने जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक्वायर्ड करते हैं। जैसे सोडियम ने बच्चों यही काम किया, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके स्टेबिलिटी गेन की है। समझ आ रही है? यस। जब जब सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके स्टेबिलिटी गेन करी है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नेचर को शो करेगा। हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपनी स्टेबिलिटी शो करी है तो उसको अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो समझ में आया मेटल एंड नॉन मेटल। तो बिल्कुल बेटा हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इस बात को डिफाइन करेंगे कि जो मेटल्स होंगे वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, है ना, और जहां पे बच्चों क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन। तो सोज दी ऑक्सीडेशन। तो मेटल्स इजिली ऑक्सीडेशन को शो करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। इसी तरीके से बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल के साथ भी यही आपको देखने को मिलेगा क्या बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ना स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों वो आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसके नीचे आते हैं। ठीक है, लास्ट में देखने को मिलते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई? इसको हम एक न्यूमेरिक से थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट GERLEO, ठीक है, ठीक है, गैरलियो करके मैंने लिखा है। इसमें जी का मतलब क्या हो जाएगा, गेन। ठीक है, ई का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन, आर का मतलब होगा रिडक्शन, एल का मतलब होगा लॉस, ई का मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन, और ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसको हम लोग लॉन्च से समझते हैं, जिसको मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जब मैं रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर रहा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। जो एलिमेंट इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वो बच्चों आपके मेटल्स होंगे। जो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे एट रूम टेम्परेचर वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। सभी क्लियर हो गया? बाकी बच्चों कंडीशंस बदलने पे मेटल्स की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आपकी मेटल्स की होती है, बिकॉज वहां पे फिर आपके डिफरेंट इफेक्ट वर्क करते हैं, तो उनको हम नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर ये बच्चों हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आप ध्यान से देखो कि बच्चों आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या है, कि हम जो एनर्जी को सप्लाई करते हैं, ठीक है, हम जो एनर्जी को सप्लाई करते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी बच्चों कम होगी, ठीक है, तो वहां पे एलिमेंट इजिली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। भाई आप जो एनर्जी को कम सप्लाई कर रहे हो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वहां से इजिली रिलीज हो रहा है, कम एनर्जी दे रहे हैं, तो इजिली रिलीज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो मेटेलिक करेक्टर होगा वो बच्चों कैसा होगा, मैक्सिमम। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? तो थोड़ा सा बच्चों हम लोग पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं जनरल ट्रेंड में, कि अगर लेफ्ट टू राइट अपन जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल डिक्रीज। क्यों? साइज बच्चों डिक्रीज करेगा, और साइज डिक्रीज करेगा जेड फैक्टर डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करेंगे, तो मेटेलिक करेक्टर की प्रॉपर्टी डिक्रीज करते हैं बच्चों पीरियड में, अक्रॉस दी पीरियड। अगर बच्चों हम लोग टॉप टू बॉटम अगर हम ट्रेवल करने की बात करते हैं ग्रुप के अंदर, तो उस केस में
आपको पता है साइज स्मॉल n की वैल्यू बच्चों बढ़ती जाती है नंबर ऑफ सेल्स की, या फिर सील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है, रिपल्शन बेटा बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली रिलीज होगा। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि साइज भी बच्चों इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उस केस में आपकी जो मेटेलिक करेक्टर की जो प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों करेगी डोमिनेट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? क्लियर हो बेटा सभी को? चलो यहाँ पे एस ब्लॉक को जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे बच्चों हम ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स की, तो यहाँ पे लिया है मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। बेटा रेडियो एक्टिव को नहीं लेना है, ठीक है, ये मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, रेडियो एक्टिव को नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या होगा भाई, रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज टोटली अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है, ऑलवेज लॉसेस होता है इन दी फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा, डिफरेंट वेव्स रेज की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो बच्चों मेटल करेक्टर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे अच्छा कौन सा होगा मेटल? यस, बिकॉज सीजियम बच्चों बिल्कुल ही आसानी से इजिली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, बिकॉज बच्चों इसकी आयनियन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसका मेटालिक कैरेक्टर भी बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो दैट्स व्हाई आयनियन एनर्जी इज टोटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। या मैं नॉन मेटेलिक की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से नोट कर लो और बच्चों स्टार लगा सकते हो। सेकेंड अपन अगर बात करें ग्रुप 2 को लेके जाकर बात करते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप को लेके बात करते हैं, एस ब्लॉक का ये बेटा। जैसे यहाँ पे आपका है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बच्चों बेरियम। आपको पता है बेस्ट बच्चों मेटल कौन सा होगा, ऑब्वियसली आपका बेरियम होगा, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, दिस इज द आंसर। आप मेटल का बोलो नॉन मेटल्स का बोलो, आप दोनों के आंसर निकाल पाओगे। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, या बच्चों हम बात करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, दोनों को समझते हैं। देखो बेटो पहले आप यहाँ पे मैं आपको रिलेशन लिख के दे रहा हूँ कि जो रिड्यूसिंग एबिलिटी है या रिड्यूसिंग नेचर हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम रिड्यूसिंग एबिलिटी इसको बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब बेटा है रिडक्शन बिहेवियर, ठीक है, रिडक्शन बिहेवियर, ठीक है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखना मैं इसको कैसे रिलेट करता हूँ और आपको मैं यहाँ पे बाकी एलिमेंट के साथ मैं कंपैरिजन कराऊंगा। एक बात ध्यान देना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो, ज्यादा एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके एलिमेंट्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, आप ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो उस एलिमेंट के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी, तभी आपने ज्यादा एनर्जी सप्लाई करी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं मैक्सिमम देता हूं तो इसका मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग एबिलिटी कम होगी। अब रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब क्या कि आपने ज्यादा एनर्जी सप्लाई करी तो वहां पे आपका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, दो बातों को मैं समझाता हूँ, एक बात समझना ध्यान से। जैसे बच्चों मान के चलो एक एलिमेंट है ए, वो कन्वर्ट हुआ ए प्लस वन के अंदर, रिलीज किया उसने वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा कि बच्चों एक एलिमेंट है बी, इस बी एलिमेंट ने वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और बी माइनस में चेंज हुआ है ना, दोनों बातों को समझेंगे हम लोग ध्यान से। हालांकि मैं इस बात को आपको डिस्कस कर चुका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो बेटा इस ए एलिमेंट के पास आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। इस ए प्लस वन के पास बच्चों कितना हो गया, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो 0 से +1 होना मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कहीं ना कहीं बच्चों ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस सपोर्ट किया है, तो ऑक्सीडेशन बच्चों ए प्लस का नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन सिर्फ ए एलिमेंट का हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों रिडक्शन की बात करूं, रिडक्शन किसका हुआ है, तो सेकेंड में देखते हैं कि बी से बच्चों बी माइनस, तो यहाँ से बी का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। इस बी माइनस से कितना होगा, -1। तो 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो मतलब बच्चों यहाँ पे बी का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो जो एलिमेंट बच्चों ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है, ध्यान दो, जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, और वही इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से निकलेगा, वो सेकंड प्रोसेस की तरफ ट्रेवल करेगा, वही वन इलेक्ट्रॉन। बिकॉज आपको रेडॉक्स सिलेक्शन मैंने पढ़ाई है अच्छे से, तो रेडॉक्स सिलेक्शन के अंदर बहुत ही प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाता है कि वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। वहां पे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी मैंने डिस्कस किया था, जहां पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड आता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी ट्रेंड आता है, दोनों बातें आती हैं, ठीक है।
यस। तो जो एलिमेंट बच्चों इजिली सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, ए जो एटम है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज किया होगा, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चों बी को रिक्वायरमेंट थी, इस बी एटम को रिक्वायरमेंट थी। ए प्लस में क्यों गया? बिकॉज टू गेन दी स्टेबिलिटी। भाई ए प्लस में क्यों गया? बिकॉज उसे स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो ए प्लस में जाके वो नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया होगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। और सामने वाला जो एटम है बी, इस बी एटम को बच्चों इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, बिकॉज बी अनस्टेबल होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बी माइनस में, तो बी माइनस बच्चों क्या होगा? आप ये सारा मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ऑन दी बेसिस ऑफ रूम टेम्परेचर, ठीक है, सारा का सारा जो टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर ही है, तो बी माइनस स्टेबल हो गया। तो आपको ये बात समझ में आई कि ए जो एलिमेंट है वो स्टेबल होने के लिए ए प्लस में गया, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट किया। बी बच्चों बी माइनस में गया तो बी माइनस स्टेबल हो गया, ठीक है, तो बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो वो स्टेबल बी माइनस की फेज में हुआ। तो जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा। इसलिए बच्चों एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर, कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ रिडक्शन प्रोसेस बिल्कुल साथ में बराबर होगा। अकेला ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, अकेला रिडक्शन नहीं हो सकता। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। और आपको जो बनेगा प्रोडक्ट के साइड में जो भी कैटायंस बनेंगे, जो भी स्पीशीज बनेगी वो स्टेबल होगी। और जब इलेक्ट्रॉन, भाई बी को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना स्टेबल होने के लिए, बी माइनस में जाने के लिए, तभी तो ए ऑक्सीडाइज हुआ होगा। ये बात समझ में आई? जब वो ऑक्सीडाइज हुआ तभी तो एक्सेप्ट करेगा। ये पूरी बात क्लियर हो गई है। तो अब इसी बात को समझते हैं। देखो हम लोग यहाँ से कि जो बच्चों सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करते हैं कि ए से ए प्लस बन गया, इसका बच्चों हुआ है यहाँ पे ए का सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो जिसका बच्चों सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, है ना, वो बच्चों एक्ट करता है कैसे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि इसने दूसरे को रिड्यूस किया है। ये दूसरे की प्रॉपर्टीज, ये बेटा कंपैरेटिव प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये जो रिएक्शन के अंदर एक का सेल्फ ऑक्सीडेशन हो गया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी? भाई एक का तो सेल्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया होगा, वही इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ पे ट्रेवल किया होगा? किसी दूसरी प्रोसेस की तरह। जिसने बी ने बच्चों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो ये बी माइनस में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पे आपका प्रोसेस तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन रिडक्शन क्यों हुआ है? कि जब तक ए इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? तो ए ने बच्चों क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाला और बी को दे दिया, तो बी का बच्चों क्या हुआ? रिडक्शन। इसका मतलब कि ए कैसे एक्ट करेगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और बी बच्चों कैसे एक्ट करेगा? बताओ बी का बच्चों क्या हुआ? जल्दी से बताओ मुझे। बी का यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन प्रोसेस ना। रिडक्शन का मतलब बच्चों सेल्फ रिडक्शन बोल सकते हैं। तो इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसने ए को ऑक्सीडेशन के लिए सपोर्ट किया है। बी को जरूरत थी इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, बी ने इलेक्ट्रॉन्स लिया और बी माइनस में कन्वर्ट हो गया। और बी माइनस की स्टेबिलिटी आपकी डेफिनेटली ज्यादा है बी आपके इस बी से। ये बात समझ में आ रही है? तो बी ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो डेफिनेटली ए आपका ऑक्सीडाइज करेगा। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के आपके क्या है बच्चों? पैरेलल हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक अकेला प्रोसेस कभी भी आपका बिल्कुल स्टेबल नहीं हो सकता है। ये सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया है? तो जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन, उसको बच्चों में क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि बी बेटा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट करेगा? बिकॉज बेटा बी का क्या हुआ है? बी का तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन इसने इस फर्स्ट प्रोसेस को क्या किया है? फर्स्ट प्रोसेस को ऑक्सीडेशन में सपोर्ट कराया है, तभी इसका नाम पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हम दूसरे के हिसाब से बहुत बार चीजों को देखते हैं, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। तो अब एक बात बच्चों समझो, ये बात क्लियर हो गई कि जो एलिमेंट्स में लिखा है मैंने यहाँ पे सोडियम, चलो सोडियम बच्चों का कन्वर्ट किस में होता है? इजीली सोडियम प्लस के अंदर, और रिलीज करता है 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बच्चों लिखा है मैंने क्लोरीन। क्लोरीन की बेटा स्टेबिलिटी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से बच्चा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जल्दी से बताइए। तो इस सोडियम का बच्चों ऑक्सीडेशन मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन, है ना, 0 से +1 में चला गया। यहाँ देखो बेटा, तो इसका हुआ है आपका रिडक्शन। तो आप मुझे बताओ इसमें से आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? बताओ जल्दी से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? इसका तो बच्चों सेल्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरी बेटा दूसरी इस रिएक्शन को इसने क्या किया? रिड्यूस किया होगा, तो मतलब इट विल एक्ट एज, बताओ जल्दी से, कैसे एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को रिड्यूस किया है ना। यहाँ से 0 से -1 में चेंज किया है, इसका आपका रिडक्शन हुआ है। जब इसका रिडक्शन हुआ है सेल्फ, तो अगर इस सेल्फ रिडक्शन को सपोर्ट करेगा क्लोरीन, तो इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा, सोडियम को ऑक्सीडाइज किया होगा, तो इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसलिए बच्चों हैलोजेंस क्या होते हैं, अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और अपने आप में फ्लोरीन सबसे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और जो आपके मेटल्स होते हैं बच्चों, वो अपने रिड्यूसिंग नेचर को शो करते हैं। ये सभी को बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन? यस। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेटल्स आर ऑलवेज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बिकॉज वो इजिली ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन को, है ना, टू गेन दी स्टेबिलिटी। अगर वो सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेंगे तो ऑलवेज वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर थे मेटल्स, अच्छे आपके ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहे तो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये सभी को बात समझ में आ रही है? बताइए बेटा। तो दैट इज, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होंगे वो आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और किस में होंगे बेटा? एक क्वेश्चन और बनता है, क्या सॉलिड फेज में होंगे, क्या लिक्विड फेज में होंगे, या बच्चों गैसियस फेज में होंगे, किस फेज के अंदर होंगे? तो आपको पता है बेटा, जितने भी आयोनिक प्रोसेस चलते हैं उसमें सॉलिड नेचर तो हो ही नहीं सकता है, लिक्विड नेचर भी नहीं होगा। हमारा आंसर बच्चों का गैसियस फेज, ठीक है। ये बात प्लीज ध्यान रखना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट के बच्चों जो नेचर है, जो टेंडेंसी है, वो आपको गैसियस नेचर में ही देखने को यहाँ पे मिलेगी। सभी क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट बच्चों आते हैं फ्लोरीन की तरफ, हेलोजेंस को ले लेते हैं। तो फ्लोरीन रिडक्शन को सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एफ से एफ माइनस में जाता है। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जाते हैं, लास्ट में आता है फ्लोरीन, ठीक है। यस, सभी को बात समझ में आ रही है? बताइए बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग जो बिहेवियर होगा या ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ठीक है। जहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वैसे भी हैलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो ज्यादा होती है तो उनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी क्या होगा? ज्यादा। लेकिन रिड्यूसिंग, अगर बेटा रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एबिलिटी की बात करें, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, थर्ड एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर या बच्चों नेचर, ठीक है। तो ये सारी की सारी बच्चों हम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के बेस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों एसिडिक और बेसिक नेचर को हम लोग यहाँ पे कैसे समझे? यहाँ तो बच्चों कोई H प्लस साइन जैसी बात तो कुछ हो ही नहीं रही है ना। आप समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे कोई H प्लस साइन नहीं है, कोई OH माइनस साइन वाली कुछ बात नहीं हो रही है। तो अपन यहाँ पे एसिडिक और बेसिक नेचर की प्रॉपर्टीज को कैसे बता सकते हैं? तो ध्यान दो बेटा, जो मेटल्स होते हैं आपको पता है कि जो भी बच्चों मेटल्स होते हैं ना, वो इजिली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर को शो करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं। सेकंड बच्चों हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के बच्चों वही काम करते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहेवियर को शो करते हैं, अपनी रिएक्टिविटी। नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं अपनी रिएक्टिविटी को बच्चों शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड मेटल्स बच्चों अपनी रिएक्टिविटी को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो इजीली बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, तो आपको पता है कि मेटल्स के जो बच्चों ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जब आप उन्हें पानी में डालते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट के अंदर, तो बच्चों एल्कलीज या एल्कलाइन सॉल्यूशन को जनरेट करते हैं। और नॉन मेटल्स को अगर बेटा पानी में डालते हो, तो यहाँ से पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन को लेके कि मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ से बच्चों आपका जो नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेटा किस नेचर के होंगे? वो होंगे आपके एसिडिक नेचर के। क्यों? क्योंकि जब इनको आप पानी में डालोगे तो डेफिनेटली, जैसे बच्चों में यहाँ पे बात करूं कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर आपका नॉन मेटल है, सल्फर को मैंने बर्न किया इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बच्चों उसको मैंने पानी में डाल दिया, तो क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन है तो आपका H2 हो जाएगा, एक सल्फर है बेटा, सल्फर हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन आपके पानी के साथ है, तो टोटल मिला के 3 हो जाएगा। तो H2SO3 है ना, सल्फ्यूरस एसिड, लास्ट में अस आएगा, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप इसी तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे, तो SO3 प्लस आपने वाटर मॉलिक्यूल लिखा, तो क्या बनेगा बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4 बन जाएगा। चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। जैसे आप CO2 के साथ डालते हो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी आपका नॉन मेटल है ना, विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों देखो 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, H2CO3 बन जाएगा, है ना। ये बात सभी को समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी बच्चों को? नहीं, ये भी क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड ऑलवेज शोज बेसिक नेचर, नॉन ऑक्साइड ऑलवेज शोज एसिडिक नेचर।
तो वी विल डिस्कस कि बच्चों यहाँ पे पीरियड टेबल में कहानी क्या होगी। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर ट्रेवल करते हैं, है ना, तो उस केस में बेटा आपकी जो एसिडिक करेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो आपका इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम अगर हम ट्रेवल करते हैं तो उस केस में आपकी जो बेसिक करेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों इंक्रीज करेगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो एक बच्चों हम लोग ना यहाँ से एक ऑर्डर को देखते हैं। जैसे बच्चों लिया मैंने Li2O, Na2O, E2O, CH2O, यस, Rb2O, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप ले सकते हो CH2, ये मैंने सीक्वेंस ले लिया, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे कि पहले तो ये देखना है कि आपके ऑक्साइड्स हैं क्या हैं, ये सब मैं आपको एस ब्लॉक में डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसके ऊपर। कि अब यहाँ से आपको पता है कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं बेटा, एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 ना, उनका चेंज नहीं होता, वो हमेशा +1 होते हैं। ऑक्सीजन का चेंज होता है, -2 होता है ऑक्साइड में, -1 होता है पर ऑक्साइड, -1/2 होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है, बाकी सब ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे तो आपका लिथियम का पता है कि 2 × 1 ही रहेगा, ऑक्सीजन का x ले लो, बाकी इक्वल टू 0, टोटल चार्ज कुछ है नहीं, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे -2 आ जाएगी। मतलब ये ऑक्साइड दे रखा है, ठीक है, ये ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड दे रखा है, ये सारे के सारे बच्चों यहाँ पे मैंने ऑक्साइड कंपेरिजन कर रहा हूँ। वैसे बच्चों आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो तीनों टाइप के कंपाउंड जनरेट करते हैं, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, वो मैं डिस्कस बाद में करूंगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, विद दी मेटल्स, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ। अभी मुझे बताना है कि यहाँ पे टॉप टू बॉटम, यस, ऑप्शन तो बच्चों कॉमन है, डिफरेंट क्या है आपका एस ब्लॉक। तो टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी जो बेसिक करेक्टर की वैल्यू वो कहीं ना कहीं बच्चों क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, बिल्कुल, बेसिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मैं यहाँ पे बच्चों कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, चलो हम बाद में बात करेंगे एम्फोटेरिक वगैरह को लेके, ठीक है। जैसे चलो क्वेश्चन में लेता हूँ, जैसे लिया मैंने Li2 एक पीरियड को लेकर ले लेते हैं, जैसे लिया मैंने BeO, ठीक है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन, यस, B2O3 ले लिया मैंने, नेक्स्ट आपका CO2 ले लिया, नेक्स्ट मैंने N2O5 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है बेटा हम लोग कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, ग्रुप के साथ मैंने बता दिया हम लोग पीरियड में ट्रेवल कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो बच्चों क्या होगा, एसिडिक करेक्टर की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इनिशियली बच्चों क्या मिलेंगे, देखो ये जो आपका Li2 है ना, ये बच्चों बेसिक होगा, बिकॉज ऐसा ब्लॉक का है, मेटल प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो आपका ये बेसिक इन नेचर होगा। BeO की बात करेंगे तो बच्चों ये कैसा होगा, बेरिलियम, ये बहुत पॉपुलर है बच्चों, एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। इसके मैं रिएक्शंस बताऊंगा, ये दोनों के साथ बच्चों रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी करता है, बेस के साथ भी करता है, ठीक है। B2O3 यहाँ से ये आपका हाइड्रोबोरिक एसिड बनाता है, ठीक है, जिसमें H3BO3 बोलते हैं ना, H3 बोरिक एसिड आपने सुना होगा, H3BO3 ये बनता है B2O3 से, ठीक है, बताएंगे इसी वाटर मॉलिक्यूल डालने पे। CO2 को पानी में डालेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, N2O5 को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, N2O5 को अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या बनेगा, यहाँ से, तो यहाँ से देखो बेटा अगर आप डालते हो तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ से H2, अगर आप लिखते हो तो H2N2O6 बनेगा। अब ध्यान दो, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन, 5 ऑप्शन यहाँ पे, एक यहाँ पे 6, तो H2N2O2, आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, HNO3, समझ में आ गया, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन। तो अब N2O5 को पानी में डाल दो तो बच्चों नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, अपने आप में तगड़ा एसिड है। तो इसका मतलब बेटा हम अगर मूव करते हैं तो आपकी जो एसिडिक करेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ती है, बट बच्चों बेसिक करेक्टर की जो प्रॉपर्टी है दैट विल डिक्रीज। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को, बताओ जल्दी से, कोई कंफ्यूजन? यस, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं आपको, कि जब हम एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो कैसे डिसाइड करी जाती है, ठीक है। तो हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो बच्चों कभी भी आयनाइजेशन इंथैल्पी से डिफाइन नहीं होती है। एक बात मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर एक्सेप्शनल पॉइंट है कि हैलोजेंस की जो जो रिएक्टिविटी है, हैलोजेंस की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो आयनाइजेशन इंथैल्पी से डिफाइन नहीं होती है।
इनकी जो हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो बच्चों डिफाइन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट की वजह से। देखो आयनेशन थेरेपी बच्चों अलग प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अलग प्रॉपर्टी है। तो हेलोजेंस की एक्टिविटी बच्चों डिफाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होगी, हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होगी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कभी भी आप आयनेशन इंथैल्पी से मत निकालना, वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है। आप कितना ही सोच लो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, आयनेशन एनर्जी वैल्यू सर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आयनेशन एनर्जी कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो डोमिनेट करती है। मैक्सिमम केस में हेलोजेंस बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी से ही डिफाइन होता है, आयनेशन एनर्जी से डिफाइन नहीं होता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछ सकते हो? यस। अब यहाँ से एक बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि जिसमें एक कोई मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना कि मैंने बच्चों लिखा है एस ब्लॉक के अंदर मैं बात करना चाह रहा हूँ रिड्यूसिंग नेचर को लेकर। टॉप टू बॉटम आने पे रिड्यूसिंग नेचर मतलब देखो टॉप टू बॉटम आने पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वो बच्चों इंक्रीज करती है, बिकॉज जेड इफेक्ट कम होता है, साइज ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बच्चों जितनी ज्यादा होगी उस केस में आपका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो आपके हिसाब से अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि भाई सोडियम, पोटेशियम, रोबीडियम, सीजियम और एक आपका यहाँ पे लिथियम, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? तो आप बिल्कुल बोलोगे कि सबसे ज्यादा सीजियम की होनी चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिएक्टिविटी को लेकर। तो नो डाउट रिएक्टिविटी वाले केस के अंदर बेटा एस ब्लॉक के अंदर सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज इसकी आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, सबसे बड़ा साइज होता है। इन केस ऑफ रिएक्टिविटी सीजियम ऑलवेज बच्चों मोर रिएक्टिव इन एस ब्लॉक, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट नेचर को लेके, तो क्या बच्चों सीजियम की जो रिड्यूसिंग एजेंट नेचर वो सबसे अच्छा होगा? नहीं होता, ये गलत आंसर है, ये चेंज होता है। इसमें बच्चों क्या होगा, सोडियम, उससे अधिक पोटेशियम, फिर आपका आता है रूबिडियम, फिर आता है सीजियम और सबसे अधिक होता है लिथियम। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। क्या क्वेश्चन बन गया है कि लिथियम की जो आयनेशन इंथैल्पी वैल्यू है वो बच्चों आप देख सकते हो, लिथियम की जो आयनेशन इंथैल्पी वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अरे आपको पता है बेटा, सबसे ऊपर दिख रहा है ना, साइज सबसे छोटा होगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आपकी जो आयनेशन इंथैल्पी की बात करूं तो आयनेशन इंथैल्पी लिथियम का सबसे ज्यादा होगा। तो जब आयनेशन इंथैल्पी ज्यादा है, आप ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, तो फिर इसका रिड्यूसिंग एजेंट नेचर क्यों ज्यादा हो गया? लिथियम का रिड्यूसिंग एजेंट नेचर बच्चों बिल्कुल ज्यादा होता है पूरे आपके एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं कंपैरिजन में। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आराम से इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करता है? तो आप तो बोलोगे सर सीजियम करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी नेचुरली बच्चों आपके रिड्यूसिंग एजेंट को शो करती है, तो फिर लिथियम का अधिक क्यों हो गया? ये पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर? तो इस चीज को बच्चों में समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्न हाइबर साइकिल, इसको समझते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल। तो बॉर्न हाइबर साइकिल में डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर लूंगा और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। यस, एक अच्छा क्वेश्चन है कि लिथियम जो है बेटा वो अपनी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए पॉपुलर है, ठीक है, इन एल्कली मेटल्स, बट फिर भी बच्चों ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्यों? तो उसके पीछे बच्चों रीजन है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट की बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट नेचर या बच्चों हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर को शो करते हैं, तो बच्चों वहां पे टोटल 3 एनर्जीज वर्क करती हैं। ये आपको बॉर्न हाइपर साइकिल में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आता है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखना। क्वेश्चन आते हैं बच्चों बॉर्न हाइपर साइकिल के ऊपर। तो जब भी किसी एलिमेंट की बच्चों हम रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं या बच्चों हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर को शो करते हैं, तो बच्चों 3 एनर्जीज आपकी डिफाइन की जाती हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑलवेज डिफाइंड इन एक्वस मीडियम, पहली बात तो ये समझ लो। कहाँ डिफाइन करते हैं बच्चों? एक्वस मीडियम में हम डिफाइन करेंगे। दूसरी बात, जब 3 टाइप की आपकी एनर्जीज यहाँ पे वर्क करेंगी, तो उसमें से कौन कौन सी एनर्जी बच्चों होती हैं? पहली आपकी एनर्जी होती है सब्लिमेशन एनर्जी, सेकेंड एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी बोलो, और लास्ट होती है बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी। और तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बच्चों आपको पता है कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बहुत ज्यादा होता है,
तो जिसकी वजह से बेटा जो हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक होता है। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। बाकी बच्चों सब्लिमेशन एनर्जी ये आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे एंडोथर्मिक को डिफाइन करेगा। और आयनेशन एंथैल्पी ये भी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, दिस इज आल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी किसी भी एलिमेंट रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर को शो करना है तो हमेशा आपको एक्वस मीडियम में ले जाना पड़ेगा एलिमेंट को, और उसके बाद बच्चों आपको तीन टाइप की एनर्जी देखने को मिलेगी। सब्लिमेशन एनर्जी, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको सॉलिड को किस में, गैसेस फेज में, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, रिलीज करने के साथ बच्चों पानी में आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो तीन टाइप की एनर्जीज यहाँ पे आपको डिफाइन की जाती हैं। इसमें आपकी हाइड्रेशन एनर्जीज बच्चों नेगेटिव शो करती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को डिफाइन करती है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब इसका मैं एक सिंपल सा रीजन दे रहा हूँ, बाकी मैं इसको ज्यादा बेटर में एक्सप्लेन करूंगा बोरनहाइमर साइकिल के अंदर, आपको ध्यान देना है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका रीजन देता हूँ, ऐसा क्यों है कि लिथियम की बच्चों रिड्यूसिंग फैक्टर वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो लिथियम बच्चों सबसे पहले था सॉलिड, भाई एक बीकर होगा, उस बीकर के अंदर बच्चों लिथियम को हम लोग यहाँ पे एंटर कराएंगे, ठीक है। और लिथियम बच्चों जैसे एंटर करेगा ये सॉलिड होगा, तो पानी के साथ बच्चों जैसे कांटेक्ट में आएगा तो लिथियम +1 में डिफाइन किया जाएगा, चार्ज होगा, और इसके आसपास बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डाइपोल के फेज में कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो लिथियम बच्चों सॉलिड सबसे पहले कन्वर्ट किस में होगा, लिथियम गैस के अंदर। तो कौन सी एनर्जी बच्चों डिफाइन की जाएगी, सब्लिमेशन एनर्जी डिफाइन की जाएगी। स्टेप फर्स्ट होगी। स्टेप सेकंड क्या होगी कि लिथियम जब बच्चों गैस बन चुका है, इसको बच्चों जाना पड़ेगा लिथियम +1, और आयंस बच्चों हमेशा गैस की फेज में होते हैं, तो इसका मतलब बेटा ये सेकंड स्टेप हो गई। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बच्चों आयनेशन एंथैल्पी। और अब जो आयनेशन एंथैल्पी डिफाइन हो गई है, सब्लिमेशन डिफाइन हो गई है, आयनेशन एंथैल्पी डिफाइन हो गई है, तो अब इसको बच्चों हम लोग डालेंगे पानी के साथ। जब पानी के साथ डालेंगे तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी बात समझ में आ रही है? ये तीन आपकी जो एनर्जीज है पूरी तरीके से वर्क करेंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बताया भी था, जितनी ज्यादा बच्चों चार्ज डेंसिटी होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, उतनी ज्यादा ही बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट होंगे उस आयंस के आसपास, और वहां पे इतनी ज्यादा ही बच्चों आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी आपकी रिलीज होगी। क्या सभी को बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? बताओ सभी लोग, क्लियर हो रहा है बच्चों? अच्छा, अब ध्यान से सुनना दूसरी बात, कि जो लिथियम है ना बेटा उसका साइज बहुत छोटा है। अगर लिथियम का साइज बहुत छोटा है तो लिथियम की बच्चों जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। किससे कंपैरिजन में? सब्लिमेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। ये बातें आपकी बिल्कुल मैथमेटिकली हम बात करेंगे बोरनहाइमर साइकिल के अंदर। अभी सिर्फ इसका रीजन को समझ लो कि इन केस ऑफ लिथियम, लिथियम की बच्चों आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू बेटा प्रैक्टिकली बिल्कुल मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में जो वैल्यू बच्चों कम पड़ जाएगी उसको करेंगे हम लोग नेग्लेक्ट, इसलिए यहाँ पे हम सब्लिमेशन एनर्जी को बच्चों करते हैं नेग्लेक्ट। लेकिन एस ब्लॉक के अंदर लिथियम को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट हैं उनके साथ बच्चों सब्लिमेशन एनर्जी को हम लोग काउंट करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी को हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सब्लिमेशन एनर्जी को गायब कर देता हूँ। जैसे सब्लिमेशन एनर्जी को बेटा हटा दूंगा वो तो नेगेटिव होगी, तो कहीं ना कहीं आयनेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगी और सब्लिमेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा, तो रिजल्टिंग जो टोटल एनर्जी बच्चों निकल के आएगी वो मैक्सिमम पॉजिटिव में होगी, और मैक्सिमम पॉजिटिव में होगी तो दैट्स व्हाई जो आपके यहाँ पे रिड्यूसिंग फैक्टर जो वैल्यू होगी वो लिथियम की सबसे ज्यादा हो जाती है। बेसिक सा रीजन है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन लिथियम को छोड़ के बाकी बच्चों जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं इस ब्लॉक के अंदर, उनके साथ हम सब में से एनर्जी बहुत छोटी नहीं होती है, उसको हमें काउंट करना पड़ता है। इसलिए बच्चों नेगेटिव वैल्यू जब पॉजिटिव ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए वो वैल्यू जो आपकी छोटी आती जाती है, और वैल्यू छोटी आती जाएगी तो बच्चों उनकी जो रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टीज है वो लिथियम कंपैरिजन में कम होती जाएगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये रीजन आपको ध्यान रखना है। सभी क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चों को? नहीं? यस। तो बच्चों मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम। मैं पूछूं आपसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? कौन सा आंसर होगा आपका? फ्लोरीन। मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, सीजियम टिक मत कर देना, तो बच्चों आपका फ्लोरीन, सॉरी, तो आपका आएगा यहाँ पे कौन सा? लिथियम, जो अभी हम लोगों ने देखा है। रीजन बच्चों याद रहेगा, सब्लिमेशन एनर्जी बेटा यहाँ पे जो आप सॉरी जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है वो काफी कम होती है, उसको हमें यहाँ से नेग्लेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं यहाँ से पूछूं कि आपका यहाँ से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो फिर आपका आंसर आना चाहिए फ्लोरीन। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस है बेटा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सीजियम टिक मत कर देना, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर रखनी है। सभी को बात समझ में आ रही है? बताओ, कोई डाउट किसी बच्चों को? नहीं।
नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं, यस, नेक्स्ट हम लोग एक डिस्कशन करते हैं बेटा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, ये भी आपका एप्लीकेशन है। लेकिन ये एप्लीकेशन बच्चों अपने आप में खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन सिर्फ 2 टाइम्स आया, ओनली 2 टाइम्स। एक बार क्वेश्चन बच्चों एआईट्रिपल के अंदर पूछा गया था इसके ऊपर से, और एक बार बच्चों यहीं से क्वेश्चन आपके एआईपीएमटी जब हुआ करती थी तब पूछा गया था ना, जो मेडिकल वाले बच्चे थे उनके साथ पूछा गया था, ठीक है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। लेकिन उसके बाद बच्चों इन 2 बार के अलावा मुझे तो आपको मैंने सर्च किया, 2 बार के अलावा कहीं भी ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ पे बताने वाला हूं मैं एनर्जी के बेस पे, वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब आयनेशन एनर्जी के बेस पे कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं पूछा गया है। तो इसकी जो चांसेस है वो बहुत कम है, लेकिन अगर आपको जानना जरूरी है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दो बच्चों। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो पहला पॉइंट लेते हैं कि इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, if difference between two successive ionization enthalpy is greater than or is equal to 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कहीं कहीं बच्चों जूल के साथ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के साथ। अगर बच्चों 2 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस, आपको क्वेश्चन में सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है, अगर उनका डिफरेंस बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है या उसके बराबर होता है, तो उस केस में जो आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन सी होगी? यस, तो बताएगा मुझे, तो हम बोल देंगे यहाँ पे देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। आपको क्वेश्चन में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो बच्चों सक्सेसिव दी जाएगी, ठीक है, और अगर उसका डिफरेंस बच्चों 16 या 16 से अधिक आएगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा क्या करना है, मोर स्टेबल डिफाइन कर देना है, ठीक है, बिल्कुल। और इसी के बाद मैं सेकंड यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ कि अगर बच्चों मान के चलो मैं बोलता हूं कि इफ टू कोई आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफरेंस, अगर बच्चों वो कम हो जाता है किससे, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से। बिल्कुल समझो ध्यान से, पहले मैंने क्या बोला कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से अधिक होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों स्टेबल होगी। अगर 2 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस अगर बच्चों आपके 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कम हो जाता है, तो उस केस के अंदर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपकी मोर स्टेबल होगी, ठीक है, मोर स्टेबल होगी। इसके बारे में बहुत डेप्थ में एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं मैंने कहा, दो टाइम इससे क्वेश्चन आया है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो 16 और 11 को आप ध्यान रखो और उसके बेस पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी जाएगी और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन भी आता है, जैसे बच्चों मान कर चलो आपका सोडियम से सोडियम +1 में जाना, ठीक है, तो इसमें ये बात समझना कि जब सोडियम से सोडियम +1 में जाएगा, ये भी गैस की फेज में होगा, ये भी गैस की फेज में होगा, और यहाँ पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 डिफाइन होगी, ठीक है, जहाँ पे इसकी वैल्यू आपको समथिंग कुछ न कुछ आपको एक्स करके दी जाए, गिवन वैल्यू होगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सोडियम प्लस से सोडियम +2 में जाना, ठीक है, इसके लिए भी आपको सपोज बाई वैल्यू दी जाएगी, आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगर बच्चों यहाँ पे, और ये डेफिनेटली होता है कि सोडियम प्लस की स्टेबिलिटी अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू आती है, डिफरेंस जो निकल के आता है सक्सेसिव का, वो आता है बेटा 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये समथिंग आपकी वैल्यू से निकल के आती है। तो ये तो 16 से बच्चों अधिक ही होगी ना, अगर 16 से अधिक हो जाएगी तो फिर लोअर ऑक्सीडेशन ऑलवेज मोर स्टेबल, तो दैट्स व्हाई सोडियम बच्चों होता है मोर स्टेबल। बट ये जो थ्योरी है बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, इसलिए इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, हाँ, तो आपको बस वैल्यूज दी जाएंगी, आपको डिफरेंस निकालना है और उस पे आंसर टिक करना है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? यस, तो अब बच्चों हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्चुअली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है, एफिनिटी का मतलब एक्सेप्टेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एच ईजी से, ठीक है, ये बच्चों आपका है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये दो अलग कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, एफिनिटी का मतलब एक्सेप्टेंस होता है,
यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है कि भाई कोई एक एटम ए दे रखा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस हो रहा है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, तो दोनों बातें हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब बात बोली जाएगी कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोली जाएगी, तो वो आपका आता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन जब यहाँ पे आपको इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बच्चों मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अगर बच्चों आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना होगा तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हेल्प नहीं पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आता है मैथमेटिकली। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है? यस, एनी डाउट? नहीं, ठीक है, समझते हैं इसको, ध्यान दो बेटा। इसमें बेसिक सा क्या है कि बच्चों एक एटम है कुछ इस तरीके से, न्यूट्रल एटम है, वो न्यूट्रल एटम के सामने बच्चों एक इन्फिनिटी पे रखा गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे क्या एक्सेप्ट किया जा रहा है। उसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जो सामने न्यूक्लियस दिख रहा है उसके साथ बच्चों क्या करेगा, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करेगा। ये सारे का सारा जो दिखाई दे रहा है बेटा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी तो होंगे ना, इनर सेल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर सेल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो बच्चों क्या करेंगे, वो रिपल्सन भी शो करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों एंटर कराना है। आपका जो इनर सेल है या आउटर सेल है, उस सेल्स के अंदर, उस एटम की सेल्स के अंदर इस इन्फिनिटी पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से उसको एंटर कराना है। लेकिन एटम कैसा होना चाहिए? अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन कर रही हैं तो बच्चों वही बात है कि आपका ये न्यूट्रल होना चाहिए, नेक्स्ट आपका एंथैल्पी के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड होना चाहिए, और बच्चों गैसियस फेज में होना चाहिए। जिस तरीके से आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने डिफाइन करी थी कि किस एटम के लिए डिफाइन होगा बेटा, वहां पे मैंने न्यूट्रल वर्ड को मैंने अपनी साइड से ऐड नहीं किया था, लेकिन एनसीईआरटी ने बच्चों ऐड किया है। न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और आपका गैसियस होना चाहिए। बिकॉज अगर वो आयोनिक बोल देगा ना तो क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, वो एडवांस वगैरह क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेन से क्वेश्चन तो बच्चों न्यूट्रल एटम के साथ ही डिस्कस किए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है कि जब आप इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों एंटर करा रहे होंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इजिली एक्सेप्ट किया जाएगा? बताओ बेटा, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इजिली एक्सेप्ट, मैंने बोला न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का मतलब बच्चों क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम के पास। तो एटम प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बच्चों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका पॉजिटिव चार्ज का। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका तो भाई जो बाहर से आए इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे वो एक्सेप्ट कैसे किया जाए? तो उस केस में इजिली एक्सेप्टेंस नहीं होगा, इजिली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो उस केस में बेटा यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब वन इलेक्ट्रॉन को बेटा हम लोग इसके साथ ऐड कराएंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या होगी बच्चों किलो जूल पर मोल। तो बेसिक सा मतलब क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी प्रेजेंट हो उसको ऐड कराना है बेटा न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम के साथ, तो उस केस में जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सभी को बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अब इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बेटा अगर आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है डेल्टा एच ईजी। डेल्टा एच ईजी इसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा और वहां से बातें आपको पूरी की पूरी समझ में आएंगी। जैसे एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने लिखा एक एटम ए, ये गैसेस फेज में है, आइसोलेटेड है बेटा, न्यूट्रल है। मैंने वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराया तो बच्चों ये बन गया ए माइनस। प्लीज ध्यान दें, ये रिएक्शंस मैंने आपको लिख दी। इस रिएक्शन के अंदर बच्चों ए माइनस क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे क्या है? आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम मैथिक बेटा थ्योरेटिकली तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो एनर्जीज ए एटम ने रिलीज करी होगी उसको तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देंगे। एग्जैक्टली ये एनाइन बन चुका है न्यूट्रल एटम से। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा? प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं। तो सपोज मान के चलो बेटा यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सपोज एनर्जी रिलीज हुई है। तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो वैल्यू है बेटा डेल्टा एच की, जब हम बात करते हैं ना तो डेल्टा एच आपका यहाँ पे कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, बिकॉज एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। तो ये आपका जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। भाई एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच कैसा होगा आपका? डेल्टा एच आपका नेगेटिव बोला जाएगा ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेटा वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी डेल्टा एच ईजी लिखी जाएगी, डेल्टा एच ईजी लिखी जाएगी, वो आपकी -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जाएगी। इन दोनों का मतलब है। तो डेल्टा एच का मतलब क्या है? प्रोसेस है तो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। तो प्रोसेस तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, तो रिलीज होने का मतलब प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होगा। तो जो डेल्टा एच होगा वो तो बेटा आपका यहाँ पे वही पता करेंगे प्रोसेस एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है।
तो प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक तो माइनस में लिखा जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों कैसी लिखी जाएगी, पॉजिटिव में लिखी जाएगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये बेसिस है डिफरेंस। क्लियर हो रहा सभी को? यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सक्सीसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। तो सक्सीसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जिसमें बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ए एटम है, ये गैस की फेज में है, इलेक्ट्रॉन मैंने एक्सेप्ट किया है इसके साथ, तो बच्चों ए माइनस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे डिफाइन होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। सेकंड बच्चों बात करते हैं कि ए माइनस ये गैस की फेज में है, प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, ये ए माइनस 2 में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी 2 डिफाइन होगी। इसी तरीके से बच्चों जो आपका ए माइनस 2 है, ये गैस की फेज में है, फिर से इलेक्ट्रॉन आया, ये आपका ए माइनस 3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये भी सब गैस की फेज में है, और प्लस बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2-3 डिफाइन होगी। ठीक है, ये सभी को बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो बेटा ध्यान से, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म लिखने वाला हूँ कि ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस है, ये थर्ड कंसेक्यूटिव है। ठीक है बेटा, सक्सीसिव हम पूरी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी फर्स्ट होगी, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बच्चों होती है जनरली वैसे तो बेटा ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी पॉजिटिव। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कभी लेगा ही नहीं, तो उस केस में एफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है मैंने पॉजिटिव, तो मैंने लिखा है जनरली, एक वर्ड मैंने यूज किया जनरली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, समझ में आएगा। तो जनरली बच्चों क्या होता है, जनरली का मतलब है मोर देन 95%। 95% बच्चों आपकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, सेकेंड एफिनिटी की बात करते हैं तो बच्चों ऑलवेज, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, इसके साथ लगूंगा मैं ऑलवेज, हमेशा, ये बच्चों हमेशा होगी आपकी नेगेटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, फिक्स है, बिल्कुल ध्यान से आप रख लो। थर्ड की बात करते हैं, ये तो हमेशा ये भी आपकी ऑलवेज नेगेटिव ही होगी, लेकिन फर्स्ट वाली है वो कभी जीरो भी होती है, कभी नेगेटिव भी, लेकिन पॉजिटिव। लेकिन 95% केस के अंदर बच्चों ये पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? सेकेंड थर्ड बच्चों ऑलवेज नेगेटिव होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्सेप्ट आराम से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंच चुके हैं, तो फिर रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने की वजह से वहां पे कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू होगी वो काफी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, यस। अभी देखते हैं, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे बोला है एक्स, ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं, इसके साथ मैंने क्या किया है, वन इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट कराया, क्या बन गया एक्स माइनस, इसके लिए डिफाइन होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। ठीक है, मैंने बच्चों बोल दिया कि ये जो वैल्यू है जनरली पॉजिटिव मैंने बोला है, तो मतलब मैंने बोला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है। फिर मैंने बोला यहाँ पे एक्स माइनस, इसके साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, ये बच्चों कन्वर्ट हुआ है एक्स माइनस 2 के अंदर। ठीक है, इसके लिए मैंने डिफाइन करी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, सेकेंड डिफाइन करी है, और उसकी वैल्यू की बेटा मैंने -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से दो रिएक्शन मैंने आपको लिख के दी, आपको बताना है यहाँ पे, ये होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, आप जरा टिक करना। इनके मैं ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड लेस देन 0, या बच्चों ग्रेटर देन 0, या फिर इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन है डिपेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, तो कौन सा इसका आंसर होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करना, अब वैसे आप इसको देख लो, समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव में है, तो सेकंड वैल्यू है कि वो नेगेटिव में अधिक होगी। भाई अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो फर्स्ट से अधिक ही होगी। ठीक है, यस, लेकिन नेगेटिव में होने वाली है, बिकॉज ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, मैंने बोला था सेकंड वाली। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू माइनस में आएगी ना, 10 प्लस -12 तो -2 आएगी, तो आपका पहला ऑप्शन सही। लेकिन मैं यहाँ पे डेल्टा एच इजी पूछता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, तो फिर उल्टा हो जाता, तो कन्वर्ट करना पड़ता कि -10 को क्या लिखना पड़ता, फिर यहाँ पे 10 को -10 लिखना पड़ता, इस -12 को आपको लिखना पड़ता +12 में, फिर आंसर निकालना पड़ता, तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे पॉजिटिव में डिफाइन होगी। ठीक है बच्चों, चलो इतना रखते हैं, थैंक यू।